Good morning everyone. This side Dr. Himani, BNYS department from IIMT University. Today we will discuss about hemoglobin and iron metabolism. So इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, कैसे कैसे वो वर्क करता है, किसकी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपका हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपके आयरन का मेटाबॉलिज्म कैसे कैसे होता है. ठीक है. सो हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट फॉर्म में HB भी बोलते हैं. ठीक है. अगर आप किसी लैब में जाते हो तो लैब में डॉक्टर अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है आप अपना HB चेक कराइए, मीन्स हीमोग्लोबिन आप चेक कराइए. ठीक है. हीमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. ये कह रहे कि हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक आपका आयरन कंटेनिंग कलरिंग पिगमेंट्स है. ठीक है. जो किस में प्रेजेंट होता है, आपकी RBCs में. आपका जो हीमोग्लोबिन है वो किस में प्रेजेंट होगा, कौन सी सेल्स में प्रेजेंट होगा, सिर्फ वो रेड ब्लड सेल्स में ही होगा, क्योंकि हीम क्या है, हीम मीन्स आयरन, ग्लोब्यूलिन हीम मीन्स कलर एंड ग्लोब्यूलिन मीन्स आयरन. तो ये आपके सिर्फ RBCs में प्रेजेंट होगा. इट इज अ क्रोमोप्रोटीन. क्रोमोप्रोटीन क्यों बोला गया है यहाँ पे, क्रोमो मीन्स कलर एंड प्रोटीन. ओके. तो इसको हमने क्रोमोप्रोटीन बोला गया है. फॉर्मिंग 95% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द RBC एंड 30 to 34% ऑफ द वेट RBCs. ये कह रहे कि ये क्रोमोप्रोटीन है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, 95% जो है RBC का वो ड्राई वेट से मिलके बना हुआ है और 30 to 34 जो है आपका वेट से मिलके बना हुआ है. अब है आपका फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन. फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू कैरी द रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन का, ये क्या करता है, कैरी करता है आपके रेस्पिरेटरी गैसेस को, मीन्स ये ऑक्सीजन को लेके जाता है. ठीक है. और टिश्यूज तक, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है. इट ऑल्सो एक्ट एज अ बफर. ये कैसे काम करता है, बफर के उसमें भी काम करता है, एक्ट एज अ बफर. और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 68,000 हीमोग्लोबिन का. अब है आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट की. एक ह्यूमन बीइंग है तो उसकी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन कंटेंट होना चाहिए. एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड इज 14 to 16 ग्राम पर DL. ये क्या है, एक नॉर्मल वैल्यू है. ठीक है. अगर 14 से कम जाता है, ये वैल्यू है अलग अलग, फीमेल्स की अलग होगी यहाँ पे वैल्यू, मेल्स की अलग वैल्यू होगी. ठीक है. लेकिन ये एक एवरेज वैल्यू है 14 to 16 ग्राम पर DL. द वैल्यू वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल. ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है ये क्या कहते हैं, वेरी करता है, डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है और उसकी एज क्या है, एज के अकॉर्डिंग भी ये डिपेंड करता है. तो एज एट बर्थ जन्म के दौरान हमारा हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना होता है, 25 ग्राम पर DL. सबसे ज़्यादा हमारा जन्म के दौरान ही रहता है. फिर 3 महीने के बाद कितना हो जाता है, वो थोड़ा कम हो जाता है, 20 ग्राम पर DL हो जाता है. फिर 1 साल के बाद कितना हो जाता है, 17 ग्राम पर DL हो जाता है. ठीक है. फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स, तब प्यूबर्टी एज आ जाती है आपकी, तो ये 14 to 16 ग्राम पर DL हो जाता है. एट द टाइम ऑफ बर्थ हीमोग्लोबिन कंटेंट इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ RBCs. ये कह रहे कि जब आप जन्म लेते हो, जन्म के दौरान आपका हीमोग्लोबिन कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी RBCs रहती हैं. ठीक है. ये था एज. ओके. अब हम बात करते हैं सेक्स की. तो कौन से इंडिविजुअल में ज़्यादा होता है, मतलब कितनी वैल्यू होती है, कौन से में कितना. अगर हम बात करें अडल्ट मेल की, नौजवान की, तो उसमें हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना रहता है, 15 ग्राम पर DL. ये एक एवरेज वैल्यू है. ठीक है. किसी में 16 भी रहता है, 16 तक रहता है, लेकिन ये एक हमारी एवरेज वैल्यू है. फीमेल्स में कितना रहेगा, 14.5 ग्राम पर DL रहेगा फीमेल्स में. ठीक है. अब है फंक्शंस ऑफ द हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, क्या फंक्शंस करता है उसका. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, फर्स्ट फंक्शन है आपकी हीमोग्लोबिन का, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. ठीक है. मेन फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. ये क्या करता है, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ऑक्सीजन को लंग्स से लेता है, फिर टिश्यूज के पास छोड़ के आता है. ठीक है. फिर ये कह रहे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो टिश्यू से लाता है और लंग्स में छोड़ देता है. ठीक है. ऑपोजिट वर्क करता है. ऑक्सीजन को पहले कहाँ से, आपके फेफड़ों से लेके जाएगा और अलग अलग बॉडी के टिश्यूज में छोड़ देगा. फिर ये क्या करेगा, जहाँ पे इसने ऑक्सीजन छोड़ी थी वहाँ से क्या करेगा, अलग अलग टिश्यूज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊतक.
ठीक है, वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा, लाके फिर ये कहाँ पे छोड़ देगा, आपके फेफड़ों में, लंग्स में छोड़ देगा ये। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन अ फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीजनेशन अकर। ये कह रहा है कि तब आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन, ठीक है, तब वहाँ पे ऑक्सीजनेशन अकर होता है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फिर उन दोनों की फ्रेंडशिप वहाँ पे हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, ऑक्सी हीमो, अपनी एक फ्रेंडशिप का नाम देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया है। द आयरन रिमेन इन द फेरस स्टेट इन दिस कंपाउंड, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस कंपाउंड में जो आपका आयरन है वो फेरस स्टेट में ही रहेगा, ठीक है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड द कॉम्बिनेशन इज रिवर्सिबल। ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे ऑक्सीहीमोग्लोबिन है वो आपका कैसा है, अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे जो इसका कॉम्बिनेशन है वो रिवर्सिबल है, मतलब व्हेन मोर ऑक्सीजन इज अवेलेबल इट कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन। ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा। एंड वेन एवर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, तब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। हीमोग्लोबिन कैन रिलीज ऑक्सीजन रेडिली व्हेन ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम द ऑक्सीहीमोग्लोबिन, तब आपको ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को बहुत जल्दी से रिलीज कर देगा, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन से, ठीक है। इट इज कॉल्ड रिड्यूस हीमोग्लोबिन और फेरो हीमोग्लोबिन। इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, रिड्यूस हीमोग्लोबिन बोलेंगे या फिर फेरस हीमोग्लोबिन बोलेंगे। अब है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड विद हीमोग्लोबिन, पहले हम ऑक्सीजन को बाइंड कर रहे थे, ठीक है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो रही है आपकी हीमोग्लोबिन के साथ। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड विद हीमोग्लोबिन कार्ब हीमोग्लोबिन इज फॉर्म। अब यहाँ पे अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा है तो यहाँ पे आपका कार्ब हीमोग्लोबिन बन रहा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो एन, ये भी क्या है आपका अनस्टेबल कंपाउंड है एंड द कॉम्बिनेशन इज रिवर्सिबल। ये वाला कॉम्बिनेशन भी आपका रिवर्सिबल मीन्स वो स्टेबल कंपाउंड में भी जा सकता है। द कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रिलीज फ्रॉम दिस कंपाउंड। ये कह रहे हैं कि इस वाली चीज से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाता है। द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 टाइम मोर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। ये कह रहे हैं कि जो एफिनिटी है यहाँ पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड की वो 20 गुना ज्यादा है आपके ऑक्सीजन से। अब है आपका बफर एक्शन। हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एसिड बेस बैलेंस। आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कैसे काम करता है, एज अ बफर वो काम करता है और वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आपके एसिड बेस बैलेंस में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलेंगे यहाँ पे। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन कंबाइंड विद आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ये कह रहे हैं कि ये वो वाला प्रोटीन होता है जो यहाँ पे क्या करता है, आयरन के साथ बाइंड होता है, ठीक है, जिसमें पिगमेंट होता है। द प्रोटीन पार्ट इज ग्लोबुलिन एंड द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इज हीम। ये कह रहे हैं कि जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसको हम ग्लोबुलिन बोलेंगे और जो कलर वाला पार्ट है उसको, वही आयरन वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, हीम बोलेंगे, हीम, ठीक है। हीमोग्लोबिन का हीम, आगे वाला पार्ट। हीम ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबुलिन। हीम क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका एक पार्ट बना रहा है मायोग्लोबुलिन। अब मायोग्लोबुलिन क्या है, ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन मसल्स। मायोग्लोबिन हम किसको बोलेंगे, तब आपका ऑक्सीजन जो है मसल्स के साथ बाइंड हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे मायोग्लोबुलिन। एंड न्यूरोग्लोबुलिन मीन्स ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड हो रहा है, आपके ब्रेन में, ठीक है, इसको हम बोलेंगे न्यूरोग्लोबुलिन। अब यहाँ पे हम आयरन है आपका, पोरफायरिन है। पोरफायरिन क्या है, द पिगमेंट पार्ट ऑफ द हीम इज कॉल्ड। जो पिगमेंट वाला पार्ट है हीम का, कलर वाला पार्ट है हीम का, उसको हम बोलेंगे पोरफायरिन, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्लोबुलिन भी है। टाइप ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में अलग अलग डिसीज भी हो सकती हैं, किसी का नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, किसी का एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन जो है वो दो टाइप का होता है, यहाँ पे दो पार्ट्स में। एक तो होता है अडल्ट हीमोग्लोबिन। अडल्ट हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलेंगे, HbA। और जो फीटल मीन्स बच्चे का हीमोग्लोबिन होता है उसको हम HbF। F स्टैंड फॉर फीटल या फिर फीटस, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन बाय अडल्ट हीमोग्लोबिन स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। ये कह रहे हैं कि जब माँ के पेट में जो बच्चा होता है, ठीक है, उसका जब वो एकदम जब जन्म लेता है, जन्म के बाद ही उसका जो हीमोग्लोबिन है वो कन्वर्ट होने लगता है हमारे अडल्ट हीमोग्लोबिन में। मीन्स वो HbA में कन्वर्ट होने लगता है, तब वो जन्म ले लेता है, ठीक है।
इट इज़ अ कंप्लीट एट अबाउट 10 to 12 वीक आफ्टर बर्थ। ये कह रहे कि पूरा प्रोसेस कब तैयार, मतलब वो जो है अडल्ट हीमोग्लोबिन में कब तक बदल जाता है, वो पूरे 10 से 12 हफ्ते लेता है जन्म के बाद, ठीक है, कि वो अपने वो पूरे अडल्ट हीमोग्लोबिन में आ जाए। बोथ द टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन डिफर फ्रॉम ईच अदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली। ये कह रहे कि जो दोनों हीमोग्लोबिन होते हैं आपके, हीमोग्लोबिन अडल्ट एंड हीमोग्लोबिन फीटल, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उनके फंक्शनली मीन्स कार्य में भी वो अपने अलग होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर्स भी बिल्कुल अलग होती है। स्ट्रक्चरल डिफरेंस में क्या होगा, इन अडल्ट हीमोग्लोबिन द ग्लोबुलिन कंटेन, अगर हम बात करें अडल्ट हीमोग्लोबिन की तो इसमें क्या होगा, अल्फा चेन होगा, ठीक है, 2 अल्फा चेन्स होंगी और 2 बीटा चेन्स होंगी, किसमें, अडल्ट हीमोग्लोबिन में। अब हम बात करते हैं फीटल हीमोग्लोबिन की। फीटल हीमोग्लोबिन में इसमें क्या होगा, 2 अल्फा चेन होंगी लेकिन 2 यहाँ पे गामा चेन होंगी, बीटा चेन नहीं होंगी फीटल्स में, ठीक है। तो ये हमें डिफरेंस याद रखना है। जो अडल्ट की हीमोग्लोबिन है उसमें कौन सी, 2 अल्फा चेन होंगी, 2 बीटा चेन होंगी, लेकिन फीटल के उसमें हीमोग्लोबिन में क्या होगा, अल्फा चेन होंगी, अल्फा चेन के साथ साथ यहाँ पे गामा चेन भी होंगी, बीटा चेन नहीं होंगी यहाँ पे, ठीक है। ये आपका डिफरेंस है। अब है आपका एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कि अभी तक हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन क्या होता है, कितने पार्ट्स में, कौन कैसे कैसे उसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है, किस एज में अलग अलग एज में अलग अलग वैल्यूज हो जाती हैं हीमोग्लोबिन की, ठीक है। अब यहाँ पे कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या होता है हमारा। एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन वेरिएंट आर द पैथोजेनिक म्यूटेंट फॉर्म्स द हीमोग्लोबिन। ये कह रहे कि जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वो एक टाइप का हीमोग्लोबिन वेरिएंट होता है जो कि क्या करता है, चेंजेस, पैथोजेनिक चेंजेस करता है आपके हीमोग्लोबिन में, ठीक है। These variant are produced because of the structural changes in the polypeptide chain। ये कह रहे कि जो वेरिएंट होते हैं क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं आपकी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को, ठीक है। किसमें चेंजेस लाते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है क्या करते हैं यहाँ पे म्यूटेशन कॉज कर देते हैं, ठीक है, इन द जीन्स ऑफ द ग्लोबुलिन चेन। जो आपके ग्लोबुलिन चेन है उनमें म्यूटेशन, उनमें चेंजेस ला देते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन डू नॉट प्रोड्यूस एनी सीरियस प्रॉब्लम। ये कह रहे कि बहुत सारे जो म्यूटेशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो आपके शरीर में कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं लाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो म्यूटेशंस होते हैं उनकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो कौन कौन सी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, एक तो आपका हीमोग्लोबिनोपैथीज हो गया, ठीक है। सेकेंड है आपका हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। थैलेसीमिया हमने अपनी एनीमिया वाली वीडियो में पढ़ा था, व्हाट इज थैलेसीमिया, ठीक है, ये एक ब्लड डिसऑर्डर होता है थैलेसीमिया। तो ये हीमोग्लोबिनोपैथीज और हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, ये दोनों क्या हैं, ये आपके एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हैं। तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज हीमोग्लोबिनोपैथीज, ठीक है। Hemoglobinopathy is a genetic disorder caused by abnormal polypeptide chain of hemoglobin। हीमोग्लोबिनोपैथी क्या है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एबनॉर्मल जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन से हीमोग्लोबिन की वो एबनॉर्मल हो जाती हैं। सम ऑफ द हीमोग्लोबिनोपैथीज आर, अब यहाँ पे अलग अलग हीमोग्लोबिनोपैथीज होती हैं आपकी, जैसे कि हीमोग्लोबिन एस। इट इज फाउंड इन, हीमोग्लोबिन एस कहाँ पे मिलेगा आपको, सिकल सेल एनीमिया में मिलेगा। इसमें क्या होगा, आपकी जो अल्फा चेन है वो नॉर्मल रहेगी लेकिन जो बीटा चेन है आपकी एबनॉर्मल रहेगी इसमें। नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन सी। द बीटा चेन आर एबनॉर्मल। हीमोग्लोबिन सी में क्या है, आपकी जो बीटा चेन है वो एबनॉर्मल रहेंगी। इट इज़ फाउंड इन पीपल विद हीमोग्लोबिन सी डिसीज। ये कौन सी उसमें मिलेगा, जिसको ये वाली प्रॉब्लम किस में होगी, जिसको हीमोग्लोबिन सी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। विच इज कैरेक्टराइज बाय द माइल्ड हीमोलिटिक एनीमिया एंड स्प्लीनोमेगाली। जिसमें क्या होगा, माइल्ड हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है और स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीनोमेगाली क्या होता है कि जो स्प्लीन है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से बड़ा हो चुका है, ठीक है, जो उसका एवरेज वेट होना चाहिए, साइज होना चाहिए, अपने साइज से वो बड़ा हो गया, ठीक है, ये होता है आपका स्प्लीनोमेगाली। नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन ई। हेयर ऑल्सो द बीटा चेन आर एबनॉर्मल। हीमोग्लोबिन ई में भी आपका क्या होगा, जो आपकी अल्फा चेन्स, सॉरी बीटा चेन्स होंगी यहाँ पे वो एबनॉर्मल होंगी। इट इज प्रेजेंट इन पीपल विद हीमोग्लोबिन ई डिसीज विच इज ऑल्सो कैरेक्टराइज बाय। इसमें भी क्या है, कौन से पीपल में होगी, जिनको हीमोग्लोबिन ई होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा आपको, माइल्ड सेम जो आपके उसमें पहले हो रहा था हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है और स्प्लीनोमेगाली हो सकता है। नेक्स्ट आपका हीमोग्लोबिन एम। इट इज द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेथ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एम क्या है, ये एक टाइप का एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है। किसकी फॉर्म में ये मिलता है हमें, मेथ हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हमें मिलता है।
It occurred due to mutation of genes in both alpha and beta chain result in abnormal replacement of amino acids. ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाते हैं आपके जीन्स में, ठीक है। ये चेंजेस क्या इफेक्ट करते हैं, फिर कहाँ पे आपके इफेक्ट लाते हैं, अल्फा और बीटा चैन में ये इफेक्ट लाते हैं, जिसकी वजह से क्या है एब्नॉर्मली रिप्लेसमेंट हो जाता है आपके अमाइनो एसिड्स का। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इट इज़ प्रेजेंट इन बेबी अफेक्टेड बाय द हीमोग्लोबिन एम। ये किसमें प्रेजेंट होती है? आपके बेबीज़ में होती हैं, ठीक है। बेबीज़ को अफेक्ट करता है, बेबी अफेक्टेड बाय द हीमोग्लोबिन एम। और जो ब्लू बेबी, और उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलेंगे। इट इज़ एन इनहेरिटर डिसीज कैरेक्टराइज बाय मैथ हीमोग्लोबिनिया। ये क्या है? ये एक टाइप की इनहेरिटर डिसीज है जिसको हम क्या बोलेंगे? मैथ हीमोग्लोबिनिया भी बोलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट डिसीज है आपकी हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। इन थैलेसीमिया डिफरेंट टाइप ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आर प्रेजेंट। थैलेसीमिया में क्या है? अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपके एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन्स प्रेजेंट रहते हैं। द पॉलीपेप्टाइड चेन आर डिक्रीज, एब्सेंट और एबनॉर्मल। यहाँ पे आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है या तो वो क्या होगी? कम होगी, या फिर अगर होगी तो एबनॉर्मल होगी, वरना होगी नहीं, वरना बिल्कुल एब्सेंट होगी यहाँ पे वो। इन अल्फा थैलेसीमिया की बात करें, द अल्फा चैन आर डिक्रीज, एब्सेंट और एबनॉर्मल। यहाँ पे क्या है कि आपका अल्फा चैन जो है आपकी कम होगी, एब्सेंट होगी या फिर एबनॉर्मल होगी। और जो बीटा, ठीक है, अब अल्फा थैलेसीमिया की हम बात कर रहे हैं। इन बीटा थैलेसीमिया द बीटा चैन आर, यहाँ पर बीटा थैलेसीमिया में क्या होगी? बीटा चैन कम होगी, होगी तो एबनॉर्मल होगी, वरना नहीं होगी, एब्सेंट होगी वो, ठीक है। Some of the abnormal hemoglobin found in thalassemia are hemoglobin। ये कहते हैं कि कुछ abnormal hemoglobin जो हम थैलेसीमिया में पाते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके? हीमोग्लोबिन G, H and I, ठीक है। बार्च, कैनिया, लेप्रो एंड कॉन्स्टेंट स्प्रिंग, ये सब क्या होते हैं? आपके एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं जो आपके थैलेसीमिया में मिलते हैं। अब है आपका एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स। Hemoglobin derivatives refer to a blood test to detect and measure the percentage of abnormal hemoglobin derivatives। abnormal hemoglobin derivatives क्या है? ये एक टाइप का डेरिवेटिव्स है जहाँ पे हम क्या करते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि आपके शरीर में कितनी मात्रा में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन इज द ओनली कैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन ही एक मार्ग ऐसा दर्शक है जो आपके ऑक्सीजन को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, मीन्स लंग से आपके टिश्यूज ऑल ओवर द बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट करता है। विदाउट विच टिश्यू डेथ अकर विद इन अ फ्यू मिनट्स। ये कह रहे हैं कि अगर आपका हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा तो आपके टिश्यूज की जो है डेथ हो जाएगी कुछ ही मिनटों में या कुछ क्षणों में। When hemoglobin is altered, its oxygen carrying capacity is decreased। ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन ऑल्टर हो गया तो उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है? यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारा हो सकता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द कॉज एंड द इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स। यहाँ पे बोला गया कि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम ये जानें कि क्या कारण है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का, ठीक है, और क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारी बॉडी में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स आर फॉर्म बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। ये किससे बन रहा है आपका एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? पॉइजनिंग है एक, या फिर ड्रग हो सकता है। कुछ ड्रग्स जैसे कि आपके नाइट्रेट हो गए, नाइट्रेट्स हो गया, सल्फन अमाइनाइड्स हो गया, ये क्या है आपके सब, ये सारी चीज़ें क्या हैं? कुछ केमिकल्स हो गए, कुछ ड्रग्स हो गए, कुछ पॉइजनस गैस हो गई जो उस टाइम पे क्या करा रहे हैं? हमारी बॉडी में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन करा रहे हैं। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स आर, ये तीन आपके क्या है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स हैं। फर्स्ट वन इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मेथ हीमोग्लोबिन एंड सल्फ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये तीन आपके क्या है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स हैं। नॉर्मल परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स इन टोटल हीमोग्लोबिन, अगर हम देखेंगे कितना कितना रहता है, अगर आप कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 3% to 5% रहता है, मेथ हीमोग्लोबिन 3% से कम रहता है, सेल्फ हीमोग्लोबिन को हम ट्रेस नहीं कर सकते, ट्रेस कर सकते हैं, ये क्या होता है? सेल्फ हीमोग्लोबिन अनडिटेक्टेबल हो सकता है, ठीक है। एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव इन ब्लड प्रोड्यूस सीरियस अफेक्ट। ये कह रहे हैं कि अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन रहता है तो वो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपकी बॉडी में।
These derivatives prevent the transport of oxygen, result in oxygen lack in tissue which may be fatal. ये कह रहे हैं कि जो डेरिवेटिव्स हैं ये क्या करेंगे, आपके टिश्यूज़ में ऑक्सीजन ले जाने, जो ऑक्सीजन जाता है आपके टिश्यूज़ में उसको रोकेंगे, जिसकी वजह से क्या है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ही नहीं उस टिश्यू पे जाएगा तो वहाँ पे क्या है, टिश्यू की डेथ हो सकती है। ठीक है, अब हम ये थी 3 एबनॉर्मल डेरिवेटिव्स थी। ठीक है, इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे डिटेल में। फर्स्ट है आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या हो गया आपका, कार्बन मोनोक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। इट इज द एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड विद हीमोग्लोबिन। ये क्या है आपका, एक हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स है। किससे हो रहा है यहाँ पे आपका, क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड का कॉम्बिनेशन में, जो कार्बन मोनोक्साइड है वो किसके साथ कंबाइन हो रही है, आपके हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पे कंबाइन हो रही है। कार्बन मोनोक्साइड इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। जो आपके कार्बन मोनोक्साइड है वो कैसी होती है, गैस होती है, जो क्या होती है, कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस, मीन्स उसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी हमें। ठीक है, सिंस हीमोग्लोबिन हैज 200 times more affinity for carbon monoxide than oxygen. It hinders the transport of oxygen, resulting tissue hypoxia. ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका हीमोग्लोबिन है वो 200 गुना ज़्यादा एफिनिटी है आपके, मतलब चांसेस हैं कि बहुत जल्दी उसमें आए। ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड के और देन ऑक्सीजन। ठीक है, इट हिंडर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, रिजल्ट इन टिश्यू। ये क्या करेगा, रोकेगा उसको, किसको रोकेगा, ऑक्सीजन को अलग अलग टिश्यूज में जाने से, जिसकी वजह से क्या है, आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा, मीन्स सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। नॉर्मली 1 to 3% ऑफ द हीमोग्लोबिन इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये करेगा, अगर देखा जाए नॉर्मली हमारा 1 से 3% हीमोग्लोबिन जो है किस फॉर्म में होता है, हमारे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहता है। अब है आपका सोर्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं कार्बन मोनोक्साइड के, चारकोल बर्निंग, कहीं पर अगर चारकोल बर्न हो रहा है उससे जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो हो सकता है, कोल माइंस। ठीक है, डीप वेल, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हो गया, एग्जॉस्ट ऑफ गैसोलीन इंजन हो गया, गैसेस फ्रॉम गन्स एंड अदर वेपन, हीटिंग सिस्टम विद पुअर और इनप्रॉपर वेंटिलेशन, स्मोक फ्रॉम फायर, टोबैको स्मोकिंग। ठीक है, ये सारे कारण हो सकते हैं आपके कार्बोक्सी मोनोक्साइड के। अब है आपका क्या क्या साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं आपके कार्बोक्सी मोनोक्साइड के। तो वाइल ब्रीथिंग एयर विद लेस देन 1% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कह रहे कि तब हम ब्रीथ करेंगे तो हमारी जो एयर है वो क्या कम होनी चाहिए, 1% कम होनी चाहिए हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से। द हीमोग्लोबिन सैचुरेशन इज 15%। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, दौरे पड़ सकते हैं, कन्वर्जन। ठीक है, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, आप थोड़ा अनकॉन्शियस हो सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपका ये कह रहे कि अगर यहाँ पे हीमोग्लोबिन सैचुरेशन 50 से ज़्यादा चला जाए सैचुरेशन, तो वो आपकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका मेथ हीमोग्लोबिन। मेथ हीमोग्लोबिन इज द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स फॉर्म। ये भी क्या है, आपका एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स है। कब बनता है, जब आपके आयरन मॉलिक्यूल्स जो हैं हीमोग्लोबिन, वेन आयरन मॉलिक्यूल, जो आपके आयरन मॉलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन की, वो ऑक्सीडाइज हो जाए किसमें, नॉर्मल फेरस स्टेट में या फिर फेरिक स्टेट में। ठीक है, मैथ हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो कॉल्ड फेरी हीमोग्लोबिन। मैथ हीमोग्लोबिन को हम यहाँ पे फेरी हीमोग्लोबिन भी बोलेंगे। नॉर्मल मैथ हीमोग्लोबिन लेवल इज 0.6 to 2.5% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन। ये कह रहे कि अगर यहाँ पे आओ, नॉर्मल मैथ हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, 0.6 to 2.5 टोटल हीमोग्लोबिन का। ठीक है, मैथ हीमोग्लोबिनिया। अब है आपका मैथ हीमोग्लोबिनिया। मैथ हीमोग्लोबिनिया इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ मैथ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। मैथ हीमोग्लोबिनिया क्या है, एक डिसऑर्डर है जिसमें कि आपका हाई लेवल में मैथ हीमोग्लोबिन होता है आपके ब्लड के अंदर। इट लीड्स टू टिश्यू हाइपोक्सिया। ये क्या करेगा, आपके टिश्यू हाइपोक्सिया कर सकता है, जिसकी वजह से क्या है, आपको साइनोसिस हो सकता है। एंड साइनोसिस के साथ साथ आपको अलग साइनोसिस क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन। ठीक है, यहाँ पे आपके स्किन पे, और दूसरे सिम्टम्स भी यहाँ पे आपको दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या कारण हैं आपके मैथ हीमोग्लोबिनिया के। मैथ हीमोग्लोबिनिया इज कॉज्ड बाय वेराइटी ऑफ फैक्टर। यहाँ पे मैथ हीमोग्लोबिनिया जो है अलग अलग फैक्टर से हो सकते हैं।
ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या है आपका, जैसे डेली लाइफ में अब क्या क्या कॉमन चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, वेल वाटर कंटामिनेटेड विद नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, जो कुएं का पानी होता है वो कंटामिनेट हो जाता है, ठीक है, नाइट्रेट या नाइट्राइट से। फायर, लॉन्ड्री इंक जो होती है, मैच स्टिक, ठीक है, मीट प्रिजर्वेटिव्स, मॉथपोल्स एंड रूम डेकोराइजर, ठीक है, जो हम रूम के लिए करते हैं ना, स्प्रे करते हैं रूम में, ये सब कारण हो सकते हैं आपके मेथ हीमोग्लोबिनिया के। सेकेंड है एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल केमिकल्स। अगर हम कोई भी अपने आप को एक्सपोजर कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्रियल केमिकल से, जैसे कि आपके एरोमेटिक अलग अलग स्मेल हो गई, ठीक है, फ्लोराइड्स हो गए, कोई भी ऐसी इरिटेंट गैस हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं आपके जो आपके मेथ हीमोग्लोबिनिया कर सकते हैं, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग हो गया, एंटी मलेरियल ड्रग हो गया, एंटीसेप्टिक्स, ठीक है, या फिर लोकल एनेस्थीसिया आप ले रहे हो तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपका सेल्फ हीमोग्लोबिन। सेल्फ हीमोग्लोबिन क्या है, ये आपका एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स है, फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या किससे मिलके बन रहा है, आपके हीमोग्लोबिन से बन रहा है। कॉम्बिनेशन किसका है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन के साथ क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिक्स हो रहा है। इट इज कोज्ड बाय द ड्रग, ये कौन से ड्रग से हो रहा है, पेनासिटाइन और सल्फोनामाइड से हो रहा है। नॉर्मल सेल्फ हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, लेस देन 1% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन। सेल्फ हीमोग्लोबिन कैन नॉट कन्वर्ट बैक इनटू द नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ये कह रहे हैं कि जो आपका सेल्फ हीमोग्लोबिन है हम उसको ठीक नहीं कर सकते दोबारा से नॉर्मल हीमोग्लोबिन में। ओनली वे टू गेट रिड फ्रॉम दिस from the body is to wait until the affected RBCs with self hemoglobin are destroyed after their lifespan। ये कह रहे हैं कि इसका एकमात्र कारण ठीक होने का ये है कि जो आपकी जो अफेक्टेड RBCs हैं सेल्फ हीमोग्लोबिन से वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए जब उनका पूरा लाइफ स्पेन हो जाए, ठीक है। ब्लड लेवल ऑफ सेल्फ हीमोग्लोबिन। नॉर्मली very negligible amount of self hemoglobin is present in blood which is non detectable। ये कह रहे हैं कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो वेरी लिटिल नेग्लिजिबल अमाउंट रहता है इसका हमारे खून में, जो कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट व्हेन इट लेवल राइज अप टू द 10 ग्राम पर DL, ये कह रहे हैं कि लेकिन अगर इसका जो है लेवल 10 ग्राम पर DL से ज़्यादा हो जाता है, साइनोसिस वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। यूजुअली सीरियस टॉक्सिक इफेक्ट आर नॉट नोटिस, यहाँ पे कोई सीरियसली टॉक्सिक इफेक्ट हम नोटिस नहीं करते हैं, ठीक है। अब है सिंथेसिस ऑफ कैसे हीमोग्लोबिन, कैसे कैसे आपके हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन एक्चुअली स्टार्ट इन प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज, ठीक है। आपका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, आपके प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज में यहाँ पे इसका सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ हीम सिंथेसिस टेक प्लेस इन माइक्रोकॉन्ड्रिया। पहला स्टेप कहाँ पे होता है, उसके माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। आप ये आपका पूरा माइक्रोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये पूरा आप ये डायग्राम देख सकते हो कैसे कैसे आपका यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है ब्रेक डाउन होके पूरा ये सक्शन लाइन कोई प्लस ग्लाइसिन से फिर ये जाता है आपके अमाइनो एन्वुलाइन एसिड से, फिर ये, ठीक है, ये आपके फिर साइटोप्लाज्म में रिएक्शंस होती हैं। ये पूरा डायग्राम है। अभी तक हमने पढ़ा हीम के बारे में, ठीक है, हीमोग्लोबिन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ग्लोब्युलिन के बारे में कि जो आपका प्रोटीन वाला पार्ट है ग्लोब्युलिन वो कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चैन ऑफ ग्लोब्युलिन आर प्रोड्यूस इन द राइबोसोम्स। ये कह रहे हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड चैन्स है आपके ग्लोब्युलिन की वो कहाँ पे प्रेजेंट हो रही हैं, आपके राइबोसोम्स में हो रही हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन्स। यहाँ पे आपके 4 पॉलीपेप्टाइड चैन्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ये आपके क्या है, 4 पॉलीपेप्टाइड चैन्स हैं, ठीक है। ईच ऑफ दिस चैन डिफर फ्रॉम अदर बाय द अमाइनो एसिड सीक्वेंस। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हर एक चैन जो है बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, किसके बाय द अमाइनो, जो उनके अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, ठीक है। Each globulin molecule is formed by the combination of 2 pair of chain and each chain is made up of 141 to 146 amino acids। ये कह रहे हैं कि हर एक जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल है किसके कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, 2 पेयर ऑफ चैन से मिलके बना हुआ होता है और हर एक चैन में 141 टू 146 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेन 2 अल्फा चैन्स एंड 2 बीटा चैन्स। मैंने पहली वाली स्लाइड में भी बताया था कि जो आपके अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा चैन और 2 बीटा चैन होते हैं, लेकिन जो आपके फीटल हीमोग्लोबिन होता है, फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चैन होती हैं और 2
गामा चेन्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे बीटा चेन नहीं होती। कॉन्फ़िगरेशन में ईच पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइन विद वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये कह रहे कि जो हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है वो किससे कंबाइन होता है, आपके एक हीम मॉलिक्यूल से कंबाइन होता है। आफ्टर द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन एंड 4 हीम मॉलिक्यूल्स। ये कह रहे कि तब आपका पूरा कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है तो आपकी हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो है उसमें क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं और 4 हीम मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब है कि ठीक है, हीमोग्लोबिन है, आपकी आरबीसीज भी होती है, हर एक चीज़ का अपना अपना एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स का भी एक टाइम पीरियड होता है, एनिमल्स का भी होता है, इंसेक्ट्स का भी होता है, हर एक टाइम, इवन मशीन्स का भी एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक ही चलेगा। क्रीम का भी एक्सपायरी डेट होती है हर किसी की। तो यहाँ पे क्या है कि हीमोग्लोबिन जो है कहाँ पे जाके डिस्ट्रक्शन होगा, उसका बर्बादी कहाँ जाके होगी उसकी। तो आफ्टर द लाइफ स्पेन ऑफ 120 डेज, जब आपका पूरा एक लाइफ स्पेन हो जाएगी, ठीक है, आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी है, 120 डेज है, तब इसकी पूरी लाइफ स्पेन 120 डेज हो जाएंगे। द आरबीसी आर डिस्ट्रॉय इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, पर्टिकुलरली इन द स्प्लीन एंड, ठीक है, ये कह रहे कि जो आपकी आरबीसीज है वो कहाँ पे आपके स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगी। स्प्लीन में कौन से वाले पार्ट में, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, वहाँ पे जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। पर्टिकुलरली स्प्लीन एंड द हीमोग्लोबिन इज रिलीज इनटू प्लाज्मा, यहाँ पे क्या है आपका स्प्लीन में जाके वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है रिलीज हो जाएगा प्लाज्मा में। Soon the hemoglobin is degraded in the reticuloendothelial cell and the split in globulin and form। ये कह रहे हैं कि जल्दी से आपका हीमोग्लोबिन जो है डिग्रेड हो जाएगा आपके रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल्स में, और ये क्या है 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा, ग्लोबुलिन एंड हीम, ठीक है। ग्लोबुलिन इज यूटिलाइज फॉर द रीसिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन जो है आपका वो दोबारा से रीयूटिलाइज हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे रीसिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन का। हीम इज डिग्रेडेड इनटू आयरन एंड पोरफॉर्मिन, जो आपका हीम वाला पार्ट है वो क्या है, डिग्रेड हो जाएगा 2 पार्ट में, आपके आयरन और पोरफॉरिन में, ठीक है। आयरन इज स्टोर इन द बॉडी एज फेरेटिन एंड हीमोसिड्रिन, ये कह रहे कि जो आपका आयरन वाला पार्ट है वो क्या है आपके शरीर में स्टोर हो जाएगा एज फेरेटिन और हीमोसिड्रिन, इन 2 फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगा, विच आर यूटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू हीमोग्लोबिन। ये कह रहे कि जो ये दोनों चीज़ें क्या हैं आपकी दोबारा से इस्तेमाल में आ सकती हैं, तब आपका हीमोग्लोबिन दोबारा से फॉर्मेशन होगा, ठीक है। पोरफायरिन इज कन्वर्टेड इनटू अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड बिलिवर्डिन, जो आपका इसमें जो 2 पार्ट डिवाइडेड हुए थे, पोरफायरिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके ग्रीन पिगमेंट में, ग्रीन कलर में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, बिलिवर्डिन बोलेंगे, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग मोस्ट ऑफ द बिलिवर्डिन इज कन्वर्टेड इनटू अ येलो पिगमेंट कॉल्ड बिलिरुबिन। ये कह रहे कि यहाँ पे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ज़्यादातर आपका जो बिलिवर्डिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके येलो पिगमेंट में, जिसको हम क्या बोलेंगे, बिलिरुबिन बोलेंगे, ठीक है, येलो पिगमेंट। बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन आर टुगेदर कॉल्ड द बाइल पिगमेंट्स। ये कह रहे कि अगर आपको बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन दोनों आपस में क्या मिलके बनाते हैं, आपके बाइल पिगमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी था, कैसे कैसे आपका ग्लोबुलिन जो है वो यूटिलाइज हो रहा है, और जो हीम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, आपके आयरन एंड पोरफॉरिन। आयरन जो है वो दोबारा से आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, जो पोरफायरिन है वो फिर वो क्या है अलग से आपके बिलिवर्डिन में चेंज हो जाता है ग्रीन पिगमेंट में, फिर बिलिवर्डिन जो है उसको बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है, और जो आपका बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन है उसको हम दोनों को क्या बोलेंगे, बाइल पिगमेंट बोलेंगे। अब हम बात करते हैं आयरन के मेटाबॉलिज्म की, आयरन कैसे कैसे होता है। Iron is an essential mineral and important component of protein involved in oxygen transport। ये बोल रहे हैं कि जो आपका आयरन है वो बहुत महत्वपूर्ण मिनरल है, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है कि क्या काम कर रहा है, आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। सो द ह्यूमन बॉडी नीड्स आयरन फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने में। आयरन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबुलिन। आयरन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में भी और मायोग्लोबुलिन के फॉर्मेशन में भी। आयरन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस लाइक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, पेरीऑक्सीडेज एंड कैटालेज। तो इन 3-4 चीज़ों में भी आयरन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइटरी इंटेक में देखें तो डाइटरी इंटेक इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म कॉल्ड हीम एंड नॉन हीम। ये कह रहे हैं कि आपकी जो डाइटरी इंटेक है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपके हीम और नॉन हीम वाले पार्ट में। तो हम पहले बात करते हैं हीम आयरन की।
हीम आयरन इज प्रेजेंट इन, हीम आयरन किस किस में प्रेजेंट होता है? आपके डाइटरी में, फिश में होता है, मीट में होता है, चिकन में होता है, ठीक है। आयरन इन दीज सोर्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ हीम, आयरन हम इन सोर्स में हम हीम के फॉर्म में पा सकते हैं। हीम आयरन इज एब्जॉर्ब इजीली फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये करेंगे जो आपका हीम आयरन होता है इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है आपके आंतों में, ठीक है, इंटेस्टाइन में। अब आपका नॉन हीम आयरन, आयरन इन द फॉर्म ऑफ नॉन हीम इज अवेलेबल इन, ये नॉन हीम आयरन कौन कौन से उसमें होता है? आपके वेजिटेबल्स में होता है, ग्रेन्स में होता है, सीरियल्स में होता है, ठीक है। नॉन हीम आयरन इज नॉट एब्जॉर्ब इजीली एज हीम आयरन, जो आपको नॉन हीम आयरन होता है वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता एज कंपेयर टू हीम आयरन, ठीक है। सीरियल फ्लोर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्रेन विच आर एनरिच और फोर्टिफाई विद आयरन बिकम गुड डाइटरी सोर्स ऑफ नॉन हीम आयरन, ये कह रहे कि जो आपके सीरियल्स हो गए, फ्लोर्स हो गए, जो भी ग्रेन्स वाले प्रोडक्ट हैं वो क्या है, इजीली एनरिच होते हैं फोर्टिफाइड फूड से, ठीक है। विद उसमें आयरन भी रहता है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा सोर्स, डाइटरी सोर्स है आपके लिए, ठीक है। नॉन हीम पर्टिकुलरली फॉर चिल्ड्रंस एंड वुमेन, ये बहुत अच्छा डाइटरी सोर्स है नॉन हीम का, जो कि आपके बच्चों के लिए और जो वुमेन्स रहती हैं उन सब के लिए। अब है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, कि आयरन कैसे कैसे आपका एब्जॉर्ब होता है। आयरन इज एब्जॉर्ब मेनली फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका आयरन कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होता है। इट इज एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टिनल सेल एंटेरोसाइट, ये किसके थ्रू, किसके द्वारा आपका ये वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है? एंटेरोसाइट्स एक सेल होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के, इनके थ्रू वो वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। बाय पाइनोसाइटोसिस एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द ब्लड, ठीक है, पाइनोसाइट्स के थ्रू फिर ये क्या है आपके ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बाइल इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, यहाँ पे आपको जो बाइल है वो बहुत ज़रूरी है आपके आयरन का एब्जॉर्प्शन कराने में। आयरन इज प्रेजेंट मोस्टली इन द फेरिक, F3 इज फेरिक स्टेट, ठीक है, फॉर्म इट फ्री बाद में कन्वर्ट हो जाता है आपके फेरस स्टेट में, मीन्स F2+ में, ठीक है, विच इज जो कि आपके कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है? आपके ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म गैस्ट्रिक जूस मेक द फेरस आयरन सोल्यूबल, ये कह रहे हैं कि जो आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको क्या चाहिए होता है? उसका आपको गैस्ट्रिक जूस चाहिए होता है, जो कि कहाँ से आपके फेरस आयरन से मिलता है, ठीक है। सो इट कुड बी कन्वर्ट इन, फिर क्या करता है आप उसको कन्वर्ट कर लेता है आपके फेरिक आयरन में, ठीक है। फ्रॉम एंटेरोसाइट्स फेरिक आयरन इज ट्रांसपोर्ट इनटू द ब्लड, ये कह रहे हैं कि एंटेरोसाइट्स के साथ जो आपका फेरिक आयरन है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपके ब्लड में, ठीक है, बाय प्रोटीन कॉल्ड फेरोप्रोटीन, एक प्रोटीन के साथ जिसको हम क्या बोलेंगे? फेरोप्रोटीन बोलेंगे। इन द ब्लड फेरिक आयरन इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक आयरन एंड ट्रांसपोर्ट, ये कह रहे हैं कि फिर आपके ब्लड में क्या है, जो आपका फेरिक आयरन है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके फेरस आयरन में, फिर वो जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आपके ब्लड में। अब कैसे कैसे वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ इनटू द ब्लड, ये कहते हैं कि एकदम से तब वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, फिर वो कंबाइन होता है आपके बीटा ग्लोबुलिन, जिसको हम बोलेंगे एपोट्रांसफेरिन, ठीक है, इसके साथ वो कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या बनाता है? आपका ट्रांसफेरिन बनाता है, ठीक है। एंड आयरन इज ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरिन, ये कह रहे हैं कि फिर जो है आपका आयरन जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड में, किस फॉर्म में? ट्रांसफेरिन में, ठीक है। आयरन कंबाइन लूजली विद ग्लोबुलिन एंड कैन बी रिलीज इजीली एट एनी रीजन ऑफ द बॉडी, ये कह रहे हैं कि आयरन जो है कंबाइन हो जाता है बिल्कुल ग्लोबुलिन के साथ और फिर वो बिल्कुल रेडी हो जाता है बॉडी में किसी भी बॉडी पार्ट में रिलीज होने के लिए। अब आयरन आपका कैसे कैसे स्टोर हो रहा है? आयरन स्टोर इन लार्ज क्वांटिटी इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल, जो आयरन है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मीन्स स्प्लीन की जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स है वहाँ पे स्टोर हो रहा है और आपके लीवर के हिपैटोसाइट्स में स्टोर हो रहा है, ठीक है। इन द अदर सेल इट इज़ ऑल्सो स्टोर इन स्मॉल क्वांटिटी, दूसरी सेल्स में या स्मॉल क्वांटिटी में ये रिलीज हो रहा है। इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल आयरन स्टोर इन एज फेरेटिन इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, कि जो साइटोप्लाज्म में सेल्स की आयरन कैसे स्टोर हो रहा है? फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर हो रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयरन इज ऑल्सो स्टोर इन हीमोसिड्रिन, छोटी क्वांटिटी का जो आयरन है वो किस फॉर्म में? हीमोसिड्रिन के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अब हम बात करते हैं डेली लॉस ऑफ आयरन की, ठीक है, अगर आयरन बनता है तो वो लॉस भी तो होता होगा ना, ठीक है।
अगर हम बात करें मेल्स की, अबाउट 1 mg ऑफ आयरन इज एक्सक्रीटेड एवरी डे थ्रू फेसेस। अगर हम बात करें मेल्स की, फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू आपका आयरन लॉस हो जाता है, लेकिन मेल्स को मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती, तो कैसे वो आपका आयरन जो है बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हम बात करें मेल्स की, अबाउट 1 mg ऑफ आयरन इज एक्सक्रीटेड एवरी डे बाय फेसेस। हर दिन फीसेस के मीन्स पॉटी में आपका 1 mg आयरन जो है बाहर आता है। ठीक है, इन फीमेल्स द अमाउंट ऑफ आयरन इज लॉस इज वेरी मच हाई। ये कह रहे हैं कि फीमेल्स में क्या है, आपका जो आयरन कंटेंट है बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन की वजह से। ठीक है, इन फीमेल ड्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल अबाउट 50 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट। ये कह रहे हैं कि अगर हम एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में देखें तो 50 ml ब्लड जो है फीमेल्स गवा देती हैं, निकल जाता है, जिसमें से 25 mg आयरन जो है हम खो देते हैं, लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, 50 में से 25। ठीक है, दिस इज वाई द आयरन कंटेंट ऑलवेज लेस इन फीमेल। इसकी वजह से ही आयरन कंटेंट जो होता है फीमेल्स में वो कम होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, आयरन इज लॉस ड्यूरिंग हैमरेज एंड ब्लड डोनेशन ऑल्सो। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ मेंस्ट्रुएशन की नहीं, अगर आपको कोई चोट लग गई है, हैमरेज हो गया, ब्लड लॉस हो गया, उसमें भी हम अपने आयरन को गवा देते हैं। इफ 450 ml ऑफ ब्लड इज डोनेट अबाउट 2 mg ऑफ आयरन इज लॉस्ट। अगर आप 450 ml अपना ब्लड किसी को दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो, तो आपका 225 mg ऑफ आयरन भी उसके साथ चला जाता है आपकी बॉडी से। अब है रेगुलेशन ऑफ टोटल आयरन इन द बॉडी। एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ आयरन आर मेंटेन ऑलमोस्ट इक्वली अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये कह रहे हैं कि जितना आपका आयरन एब्जॉर्ब हो रहा है, जितना बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब प्रोसेस किसके अंडर में चल रहा है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंडर में चल रहा है। व्हेन द आयरन स्टोरेज इज सैचुरेटेड इन द बॉडी इट ऑटोमेटिकली रिड्यूस द फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बाय फीडबैक मैकेनिज्म। ये कह रहे हैं कि अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा आयरन स्टोर हो गया है तो वो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू उसको स्टॉप कर देगा, रोक देगा। फैक्टर विच रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। कौन कौन से कारण हैं यहाँ पे जो आपके आयरन का रोक देते हैं। स्टॉपेज, यहाँ पे बंद कर देंगे एपोफेरेटिन को फॉर्मेशन लीवर में। ठीक है, सो द आयरन कैन नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे आपको जो आयरन है आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होगा। रिडक्शन इन द रिलीज ऑफ आयरन फ्रॉम द ट्रांसफेरिन, सो द ट्रांसफेरिन इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड विद द आयरन एंड फर्दर एब्जॉर्प्शन इज प्रिवेंटेड। यहाँ पे कम कर देगा ये रिलीज करना आयरन को ट्रांसफेरिन में। ठीक है, जिसकी वजह से आपको जो ट्रांसफेरिन है वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड रहेगा आयरन के साथ। ठीक है, फिर उसका फर्दर एब्जॉर्प्शन भी रुक जाएंगे। सो ये थी हमारा हीमोग्लोबिन एंड आयरन मेटाबॉलिज्म। हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन क्या रहता है, ठीक है, कितने कितने अमाउंट में वो हमारी बॉडी में रहता है, किस किस स्टेज पे कितने कितने अमाउंट में। ठीक है, मेल्स में कितना रहता है, फीमेल्स में कितना रहता है, कैसे कैसे हमारा हीमोग्लोबिन स्टोर रहता है, फिर क्या क्या हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, वो सब हमने चीज़ें पढ़ी। फिर हमने आयरन के बारे में पढ़ा कि आयरन जो है बॉडी में कैसे लॉस होता है, मेल्स में कैसे होता है, फीमेल्स में कैसे होता है, क्या क्या डाइटरी इनटेक होते हैं हमारे आयरन के, तो और वो कैसे कैसे हमारी बॉडी में स्टोर होता है और कैसे कैसे उसका फिर बाद में वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये था हमारा हीमोग्लोबिन एंड आयरन मेटाबॉलिज्म। थैंक यू।